हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज के इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स पे। ठीक है, यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेके एसएसबी सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। जो आपका साइंस का सिलेबस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जनरल नॉलेज में भी ये कवर हो जाता है। तो आज का जो सेशन है ये आपके लिए आपके दोनों एग्जाम्स के लिए जेके एसएसबी सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आज के इस सेशन में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जेके एसएसबी या केएस के एग्ज़ाम में या जो भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में एसएससी हो या आरआरबी का हो, उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के रिलेटेड वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया था जेकेएस 2022 में, यानी कि केएस के एग्जाम में आया था ये 2022 के सेशन में। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ से इस तरफ डिजीजेज दी हुई है और इस तरफ माइक्रोब्स, यानी कि जो इसके कॉजिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, ये सारी डिजीज़ हमने ऑलरेडी कवर की हैं। डिजीज़ जो हैं उस पे हमने 3 एमसीक्यू सेशन लाए थे, तो उसमें हमने ये कवर किया है ऑलरेडी। ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे वहाँ पे, तो पहले 2-3 क्वेश्चन डिजीज़ के रिलेटेड होंगे, तो वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये है डिजीज़ और उनके जो माइक्रोब्स हैं उनके साथ ये कंपेयर करना है कि कौन सी डिजीज़ किस माइक्रोब की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम पहले डिजीज़ यहाँ पे म्यूकर माइकोसिस, ये कौन सी, ये एक फंगल डिजीज़ है। तो इसका एजेंट क्या है, माइक्रोब क्या है, फंगस ही है, तो ये पेयर ठीक है। तो इसके बाद है टीबी ट्यूबरकुलोसिस, और ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये भी यहाँ पे ठीक है। और मंकी पॉक्स की अगर हम बात करेंगे, इसका क्या है, डीएनए वायरस, और ये भी क्या है, ये भी सही है। जो मंकी पॉक्स है ये एक वायरल डिजीज़ है, और कौन सा, डीएनए वायरस। और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया यहाँ पे क्या है, आरएनए वायरस, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मलेरिया ये प्रोटोजोनल डिजीज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। बाकी तीन क्या है, बाकी तीन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे ओनली 1 पेयर मैचेस, ओनली 2 पेयर मैचेस, ओनली 3 पेयर मैचेस, ऑल पेयर्स मैच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो है करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी ये है करेक्ट आंसर। ये किस में आया था, जेकेएस 2022 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से इस साइड से वैक्सीन दी हुई हैं और इस साइड से टाइप ऑफ वैक्सीन की, ये कौन से टाइप का वैक्सीन है। तो ये क्वेश्चन भी आया था जेकेएस 2022 में, और ये क्वेश्चन में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वैक्सीन पे हमने एक सेशन लाया था, उसमें हमने ये सारे वैक्सीन जो हैं वो कवर किए हैं, जाइकाउडी, स्पुतनिक, मॉडर्ना और मलेरिया। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है वैक्सीन के सेशन में। ठीक है, तो होप ये आपको आएगा। तो ये आप इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट द प्लांट दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक, without contributing to the benefit of the host and in some cases causing extreme damage to the host। और ये क्वेश्चन आया था जेके एसएसबी एफडब्ल्यू के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सैप्रोफाइटिक, ऑप्शन नंबर सेकंड है पैरासाइटिक, थर्ड सिम्बायोटिक या ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, जहाँ पे क्या होगा, जो एक प्लांट है दैट ऑब्टेन्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर प्लांट, यानी कि अगर एक प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन जो है वो दूसरे प्लांट से वो क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और उसको कहते हैं हम होस्ट। ठीक है, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू द बेनिफिट ऑफ द होस्ट, जो होस्ट है उसको वो कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है, कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इन सम केसेस कॉजिंग एक्सट्रीम डैमेज टू द होस्ट, अलबत्ता ये क्या करता है, डैमेज ही करता है किसको, होस्ट को। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक या ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, और इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप। ठीक है, जहाँ पे क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और अपने जो ये इसका होस्ट होता है इसको ये क्या करता है, इसको एक्सट्रीम डैमेज ये करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेप्रो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की, ये आपका 12th बायोलॉजी का टॉपिक है एक्चुअली। सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये एक्चुअली 5 टाइप की होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होती है 5 टाइप की। एक फर्स्ट है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। सेकंड वन इज
पैरासिटिज्म, थर्ड है कंपटीशन, फोर्थ वन इज एमेंसलिज्म, और फिफ्थ वन है कॉमनसलिज्म, ठीक है। तो ये चार टाइप हैं किसकी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, ये होती है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। ये क्या होती है, ये होती है बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे म्यूचुअली ये शेयर करते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि प्लस प्लस, यानी कि दोनों को क्या आता है, पॉजिटिव, मतलब बेनिफिट आ जाता है यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और पैरासिटिज्म में क्या है, एक को फायदा आता है और दूसरी को आता है, होता है नुकसान, यानी कि प्लस माइनस रिलेशनशिप है ये। इस तरह आप कंपटीशन की बात अगर करेंगे हम, कंपटीशन में दोनों को नुकसान ही हो जाता है, यानी कि ये माइनस माइनस है, ठीक है। और एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक का हो जाता है नुकसान, दूसरा का कोई फायदा ना नुकसान, ठीक है, यानी कि वो जीरो पे रहता है, यानी कि माइनस और जीरो। और कॉमेंसलिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्लस कामा जीरो, यानी कि एक को फायदा आता है, दूसरे को ना फायदा ना ही नुकसान, ठीक है। तो ये हैं 5 टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे जो बताता है, यानी कि एक को फायदा आता है और दूसरे का क्या होता है, नुकसान, यानी कि इसको कहते हैं पैरासिटिक या पैरासिटिज्म, यानी कि प्लस माइनस है इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिकम्पोजर। ये भी आया जीकेएसबी एफडब्ल्यू के एग्जाम में, इनमें से डिकम्पोजर कौन सा नहीं है। फंजे, ये है डिकम्पोजर, इंसेक्ट्स भी है, अर्थवर्म्स भी है। हाइनाज, ये इसमें डिकम्पोजर्स नहीं है। ये क्या है, ये होती है कार्निवोर्स, या इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स। और स्कैवेंजर्स इनको हम कहते हैं जो क्या खाते हैं, ईट डेड एनिमल, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको ये क्या खाते हैं, ठीक है। कौन, स्कैवेंजर्स। तो हीनाज क्या है, ये है कार्निवोर्स, या हम कहेंगे इनको स्कैवेंजर्स। ये क्या, ये डिकम्पोजर्स में नहीं आती हैं। बाकी अर्थवर्म, इंसेक्ट्स और फंजे, ये तीनों क्या आती हैं, ये आते हैं डिकम्पोजर्स में। और हीनाज जो है ये होते हैं कार्निवोर्स या स्कैवेंजर्स। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है हीनाज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे आया था जीकेएसएसबी एफडब्ल्यू के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिजिनस केट फिश इन इंडियन रिवर्स आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। कौन सी इंडिजिनस केट फिशेज, बिकॉज ऑफ विच रीजन अमंग द फॉलोइंग। इनमें ये आया था ये क्वेश्चन जेके पीएसआई में, यानी कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, यानी कि किन रीजन्स की वजह से है जो इंडिजिनस केट फिश हैं इन इंडियन रिवर्स दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, को एक्सटेंशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, हैबिटेट लॉस या ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, जो अफ्रीकन केट फिश है, अफ्रीकन केट फिश, एक्चुअली इनको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रिवर्स, ठीक है। किसके लिए, फॉर एक्वे कल्चर, फॉर एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के लिए इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस, ठीक है। और इसको कहते हैं हम एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो यही यहाँ पे रीज़न है इसका, जो इंडियन इंडिजिनस कैटफिश है वो क्या फेस कर रहे हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन बिकॉज ऑफ एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो यहाँ पे क्या किया गया, अफ्रीकन कैटफिशेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंडियन रिवर्स में फॉर एक्वाकल्चर। तो ये बन गया क्या, ये बन गया रीज़न फॉर द एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस कैटफिश। और अगर हम एक्वाकल्चर की बात करेंगे, एक्वाकल्चर क्या होता है, इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एक्वेटिक एनिमल्स, रियरिंग एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्वा कल्चर। तो ये आपको याद रखना, ये भी कभी कभार डेफिनेशन पूछते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू, जो बायोमैग्निफिकेशन टर्म है इट रेफर्स टू, ये भी पूछा गया था जेके पीएसआई में। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू फूड कंजप्शन, decrease in population size, increase in population size, increase in the concentration of non-biodegradable pollutants as they pass through the food chain। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो बायो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या है, इट रेफर्स टू
इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मरकरी की बात करेंगे, मरकरी क्या है, ये एक पोल्यूटेंट है, ठीक है। जब इन पोल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है किसी भी फूड चेन में, तो इस टर्म को को कहते हैं, हम इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन। देखिए एक्चुअली ये दो टर्म, एक है बायो मैग्निफिकेशन और दूसरे बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या होती है, देखिए इट इज द इंक्रीज इन द टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब भी किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि अगर हम प्रीडेटरी फिश की बात करेंगे या किसी भी एक्वेटिक एनिमल की बात करेंगे, अगर उसमें जो टॉक्सिक एनिमल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और अगर बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है, इसमें इंक्रीज, इट इज़ द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। देखिए अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉन्ड की या किसी भी एक्वेटिक वाटर बॉडी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, और उसके बाद होती है फॉर एग्जांपल फिश। अगर हम फूड चेन की यहाँ पे बात करेंगे, और उसके बाद फॉर एग्जांपल लेंगे हम शार्क, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, आप मान लीजिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स है इनमें है कॉन्सेंट्रेशन मरकरी की फॉर एग्जांपल 0.025 पार्ट्स पर मिलियन ppm, तो जूप्लैंक्टन्स में इनसे ज़्यादा होगी क्या कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल 0.1 पार्ट्स पर मिलियन, और फिश में होगी फॉर एग्जांपल 1.0 पार्ट्स पर मिलियन, किस कंसंट्रेशन, मरकरी की। और इसी तरह शार्क में फॉर एग्जांपल 4.0 पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जो मरकरी है ये यहाँ पे पोल्यूटेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है यहाँ पे फूड चेन में, ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। 0.25 0.025 टू 0.1 1.0 टू 4.0, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, बायो एक्यूमुलेशन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे फिश है, ठीक है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल था मरकरी 0.1 पार्ट्स पर मिलियन, और कुछ टाइम के बाद इसी फिश में इसकी कंसंट्रेशन बन गई 0.2, और आफ्टर सम टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन हुई 0.5, और इसके बाद होगी इसकी कंसंट्रेशन 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसी यहाँ पे एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, जो मरकरी जो है ये एक्यूमुलेट हो जाता है फ्रॉम 0.1 टू 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन इकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन भी आया था जेके पीएसआई में। डेड ऑर्गेनिज्म, फंजे और बैक्टीरिया, इस फूड चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन, सैप्रोफाइटिक फूड चेन और प्रेडेटर फूड चेन। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, ये डेड ऑर्गेनिज्म, और जब भी फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डेड ऑर्गेनिज्म से, इसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक फूड चेन। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक फूड चेन का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग है जब भी कोई फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, डेड ऑर्गेनिज्म से, इस फूड चेन को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक फूड चेन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। देखिए ये भी आया था जेकेपीएसआई में। एबायोटिक और दो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, एक है एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक क्या होते हैं, एबायोटिक हो गए नॉन लिविंग और बायोटिक हो गए लिविंग। ये हो गए लिविंग कंपोनेंट्स और ये हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ये आपको पता ही होगा। तो इनमें से बताना है हमें जो एबायोटिक कंपोनेंट है इज नॉट एबायोटिक कंपोनेंट। तो एयर क्या है, ये है एबायोटिक, सॉइल भी एबायोटिक है, सनलाइट भी एबायोटिक है, ठीक है। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग है। इनमें खाली लिविंग है फंजे, और इसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। देखिए आप ऐसा मत सोचिए कि ये इजी क्वेश्चन है, बस ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ये पूछा गया था जेकेपीएसआई में। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फंजे इज द बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स inhabited by animals and rooted in soil containing bacteria and fungi is an example of। ये भी किस में आया था, ये भी आया था जेकेपीएसआई में। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट में ट्री है, ठीक है, फॉरेस्ट में ट्री है, और यहाँ पे अंडरग्रोथ प्लांट्स भी हैं, और
अंडरग्रोथ प्लांट्स इनहेबिटेड बाय एनिमल, और यहाँ पे एनिमल्स भी है, एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया भी है, फंजे भी है। तो ये किसकी एग्जांपल है? हाइब्रिड्स, बायोमास, एंडेंजर्ड स्पीशीज या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे है क्या है? बायोलॉजिकल, ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। ये क्या? फॉरेस्ट है, अंडरग्रोथ प्लांट्स है, यहाँ पे ट्रीज है, एनिमल्स हैं, और क्या है? बैक्टीरिया और फंजे। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन पे आया था जेके पीएसआई में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। और ये भी किस में आया था? जेके पीएसआई में, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनमें से कौन सा कॉज नहीं है फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और एक्सप्लॉयटेशन या रिफॉरेस्टेशन। तो ये अगर आप देखेंगे पहले तीन ऑप्शन है, ये तीनों क्या है? दिस आर द कॉज ऑफ फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और अगर हम रिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, रिफॉरेस्टेशन की मीनिंग क्या है? इसका मतलब है यानी कि फिर से जो प्लांट्स हैं फिर से उनको लगाना, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यानी कि रीप्लांटिंग ट्रीज, इसको कहते हैं रीप्लांटिंग ट्रीज या रीप्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन एन एरिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। तो जब हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे इससे क्या होगा? इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ, इट इज़ नॉट द कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एफॉरेस्ट्रेशन और एफॉरेस्ट्रेशन एफॉरेस्ट्रेशन एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन की, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर हम रिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, रिफॉरेस्टेशन हम तब कहते हैं जब मतलब रीप्लांट करते हैं हम ट्रीज किसी एरिया में जो कि मतलब डिस्ट्रॉय हुआ था, किसी भी डैमेज या डिस्ट्रॉय हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी होता है क्या? फॉरेस्ट कवर, और फिर किसी भी रीज़न की वजह से जो वो प्लांटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके बाद हम फिर से इस पे क्या करते हैं? रिप्लांटेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन क्या है? जो न्यू लैंड होता है, यानी कि जिस पे मतलब पहली बार पेड़ लगाए जाते हैं, प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। यानी कि एफॉरेस्ट्रेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज और सोइंग सीड इन एन एरिया दैट हैज नेवर बीन फॉरेस्टेड। यानी कि जहाँ पे हम पहली बार क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एफॉरेस्ट्रेशन। और जहाँ पे ऑलरेडी क्या होते हैं? फॉरेस्ट होता है, और फिर वो किसी वजह से डैमेज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस पर हम फिर दोबारा से क्या करते हैं? रीप्लांट करते हैं ट्रीज। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफॉरेस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन, ठीक है। इनमें से कौन सी क्या है? फूड चेन है। FAA 2024, यानी कि इस साल ये पूछा गया था, इस साल जो हुआ था FAA के एग्ज़ाम 2024 में, उसमें आया था ये क्वेश्चन। ग्रास, वीट, मैंगो। देखिए ये फूड चेन है ही नहीं, मतलब ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। और उसके बाद है ग्रास, गोट, ह्यूमन, यानी कि गोट किसको खाती है? ग्रास को खाती है। और गोट को कौन खाता है? ह्यूमन खाता है। और अगर हम काउ गोट को खाती है ना, ये कुछ है नहीं, ये भी गलत है। फिश इट इज़ ग्रास, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, ये एक वैलिड फूड चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। तो ये पूछा गया था FAA 2024 के एग्जाम में। ये क्वेश्चन आया था KS 2022 में, पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई इज कॉल्ड, ठीक है। जब बटरफ्लाइज पॉलिनेशन करते हैं उस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, इलिपोफिली, और माइमिकोफिली और साइकोफिली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, अगर हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, ऑर्निथोफिली क्या है? ये है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एलिफोफिली की बात करेंगे, ये है पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स, पॉलिनेशन बाय एलिफेंट्स। माइमिकोफिली क्या है? ये है पॉलिनेशन बाय आंट्स, ठीक है। और साइकोफिली की अगर हम बात करेंगे, साइकोफिली क्या है? इट इज द पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? साइकोफिली, ठीक है। साइकोफिली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक और यहाँ पे पॉलिनेशन है, उसको कहते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। ये क्या होते हैं? इट इज द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे इंसेक्ट्स बहुत किस्म के, फॉर अगर हम बीज की बात करेंगे, बीज, मॉथ्स या बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई। और इसको हम कहते हैं एंटोमोफिली। और ये साइकोफिली जो है ये क्या है? ये टाइप ऑफ एंटोमोफिली, ठीक है। साइकोफिली इज द टाइप ऑफ एंटोमोफिली,
ठीक। तो साइकोफिली इज द पॉलिनेशन बाय बटरफ्लाइज, और अगर हम एंटामोफिली की बात करेंगे इट इज़ द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, और उसमें क्या आता है बीज, मॉथ्स या बटरफ्लाई, ये सारे आ जाते हैं। तो ये पूछा गया था KS 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है, JKS 2022 में भी ये भी पूछा गया था। म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये क्या है, ये प्लस प्लस इंटरेक्शन। कॉमेंसलिज्म क्या है, प्लस जीरो इंटरेक्शन। एमेंसलिज्म है माइनस जीरो इंटरेक्शन। और पैरासिटिज्म क्या है, ये है प्लस माइनस इंटरेक्शन, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ये है करेक्ट आंसर। तो ये क्या है, ये है म्यूचुअलिज्म, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना फंगस और लाइकन, यहाँ पे ये कौन कौन सा था, फंगस प्लस लाइकन, ठीक है। इनकी रिलेशनशिप क्या है, ये है म्यूचुअलिज्म, ठीक। फंगस क्योंकि यहाँ पे दोनों को बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बैक्टीरिया विच हेल्प इन डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड। जो यहाँ पे इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो किस में हेल्प करता है, डीनाइट्रिफिकेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीडोमोनास, सीडोमोनास एंड एजोबैक्टर। एजोबैक्टर ये ऐसे दो बैक्टीरिया हैं जो क्या किस में हेल्प करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में। तो यहाँ पे प्रेजेंट है कौन सा, सीडोमोनास। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सीडोमोनास। अब अगर हम डीनाइट्रिफिकेशन की बात करेंगे, ये क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस जिसमें क्या होता है, नाइट्रेट, नाइट्रेट और नाइट्राइटस, नाइट्राइट, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस फॉर्म में। जब ये किस में हो जाते हैं कन्वर्ट, गैस फॉर्म में, यानी कि नाइट्रस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस, जब इसमें एक कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रेट क्या होते हैं, नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, इसकी फार्मूला NO3, और नाइट्राइट का है NO2 नेगेटिव, ठीक है। नाइट्राइट NO2 नेगेटिव और नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, ये भी कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इनटू गैसेस फॉर्म, यानी कि NO नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस में, ठीक है। और कौन करता है, सीडोमोनास या एजोबैक्टर। तो यहाँ पे सीडोमोनास का ये करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था JKS 2022 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, विच इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इनमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा, यानी कि जो हम ह्यूमनज बना सकते हैं, ये पूछा गया था RRB NTPC में। माउंटेन ये ह्यूमन मेड नहीं, ये नेचुरल है। सी भी नेचुरल है, लेगून भी नेचुरल है। यहाँ पे रोड जो है ये है ह्यूमन मेड। तो रोड इज यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप ये एग्जाम्स में। तो और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, नेचुरल प्लेस किसी ऑर्गेनिज्म की या ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या किसी भी कम्युनिटी की, उसको हम क्या कहते हैं, नीश, बायोम, हैबिटेट या हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है हैबिटेट, ठीक है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हैबिटेट। तो अगर हम यहाँ पे नीश की बात करेंगे, नीश क्या है, नीश क्या होता है, इट इज द एक्चुअली रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे स्पीशीज, ठीक है। रोल ऑफ स्पीशीज, यानी कि अगर हम इसकी बात करेंगे, यानी कि इट इज़ द रोल ऑफ स्पीशीज दैट इट प्ले इन एन इकोसिस्टम, यानी कि हम यहाँ पे नीश में हम किसकी बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पीच है, हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ इट लिव्स, यानी कि ये हाउ इट लिव्स, या हम ऐसे कहेंगे वायर इट लिव्स, यानी कि ये किस कंडीशन में रहता है, ठीक, किस टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। या कौन सा फूड ये खाता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स टाइप ऑफ फूड इट ईट्स, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है, ये सब आ जाता है निश में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर है, यहाँ पे नेचुरल प्लेस की बात हम करेंगे, मतलब हो रही है द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज हैबिटेट, ठीक है। तो नीश क्या है, नीश इट इज़ ए रोल ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और इसमें हम क्या कहते मतलब इंक्लूड होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो कैसे सर्वाइव करता है अपने हैबिटेट में, यानी कि ये किस कंडीशन में रहता है, किस टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। कौन सा फूड ये खाता है, तो वो सारा किस में आता है, नीश में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे देखेंगे, विच इज़ द रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, कोल, पेट्रोलियम, केरोसिन या बायोमास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, बायोमास, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो कोल, पेट्रोलियम और केरोसिन है, ये क्या है, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये होते हैं
नॉन रिन्यूएबल। क्यों? क्योंकि इनको लगता है मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ठीक है, कि इनको कोल, पेट्रोलियम और केरोसिन को, ये तीनों क्या है, ये है फॉसिल फ्यूल्स। और ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स, interaction between biotic and abiotic factors, interaction between abiotic factors, fights among the individual। ये क्या कहता है यहाँ पे? interaction between living things नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है किसमें? इकोसिस्टम, यानी कि बायोटिक भी एबायोटिक भी। तो यहाँ पे बायोटिक भी और एबायोटिक इंटरेक्शन हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम में दोनों चीज़ें होती हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों हो जाते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि दो कैटेगरीज, यानी कि बेसिक कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम कौन सी है? एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड? बैक्टीरिया, फंजे, वाटर या फिशेज, यानी इनमें से एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है किसका? एक पॉन्ड का। ठीक है, फंजे, वाटर, फिश या बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वाटर इज द एबायोटिक फैक्टर। बाकी क्या? बाकी सारी लिविंग है, यानी कि बायोटिक हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड, यानी कि इनमें से ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन सा है? फंजे, फिशेज, सबमर्ज्ड प्लांट्स या वाटर। ठीक, तो यहाँ पे हमें बताना है ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कौन सा है। तो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ये देखिए, फंजा और फिशेस की अगर हम बात करें, फिश क्या है? कंज्यूमर्स। ठीक है, फंजे क्या है? डिकम्पोजर्स, या हम कहेंगे कंज्यूमर्स। तो जो सबमर्ज्ड प्लांट्स क्या हैं? ये हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या बनाते हैं? ये फूड प्रोड्यूस करते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट ऑफ ए पॉन्ड? तो इनमें से ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कौन सा है? फंजे, फाइटोप्लैंक्टन, वाटर या फिशेस। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट कौन सा है? जो प्रोड्यूस करता है फूड। ठीक है, इनमें से कौन करता है प्रोड्यूस फूड? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम? यहाँ पे कंज्यूमर कौन सा है? फंजे, सनलाइट, वाटर, जू प्लैंक्टन। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन सा है यहाँ पे? कंज्यूमर है यहाँ पे जू प्लैंक्टन। ठीक है, वाटर क्या है? एबायोटिक है। सनलाइट भी एबायोटिक फैक्टर है। फंजी क्या है? मैंने अभी आपको बताइए, और किन में आ जाता है? डिकम्पोजर्स में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर कौन सा है? जू प्लैंक्टन। ठीक है, और ये किन पे फीड करते हैं? ये करते हैं फीड फाइटो प्लैंक्टन पे। ठीक है, फाइटो प्लैंक्टन पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम? फंजे, जू प्लैंक्टन, फाइटो प्लैंक्टन या एक्वेटिक प्लांट्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑलरेडी मैंने आपको बताया इससे पहले को इस जो क्वेश्चन था। तो फंजे इज डिकम्पोजर ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, जू प्लैंक्टन क्या है? ये है कंज्यूमर। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये प्रोड्यूसर है, इनके ऑटोट्रॉफ। और एक्वेटिक प्लांट्स क्या है? ये भी क्या है? ये भी ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फ्रॉम वायर डू ऑटोट्रॉफ्स ऑब्टेन एनर्जी? जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये कहाँ से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? इकोसिस्टम से, सनलाइट, हेटेरोट्रॉफ्स या जू प्लैंक्टन। ठीक है, कहाँ से करते हैं? ये करते हैं ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो सनलाइट क्या? इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड द फंज आर कंपोनेंट्स ऑफ विच इकोसिस्टम? ये किस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन या फंजी। अभी हमने देखा पॉन्ड, लैंड, डेजर्ट या टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे पॉन्ड। ठीक है, तो किसके कंपोनेंट्स हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु रीयूजेस द डिकम्पोज्ड डेड मैटर? इनमें से डिकम्पोज्ड डेड मैटर कौन रीयूज करता है? जूप्लैंक्टन, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स या फ्लैजेलेट्स। ठीक है, तो कौन करता है डिकम्पोज्ड मैटर रीयूज? ऑटोट्रॉफ्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ्स। हु कंज्यूम्स द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स? इनमें से ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कौन कंज्यूम करता है? ट्री, प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन या
हेटेरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। हेटेरोट्रॉप्स क्या करती है? करती कंज्यूम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बाकी ट्री और प्लांट ये सब क्या है? ये सब ऑटोट्रॉप्स ही हैं। और ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कौन कंज्यूम करता है? वो करता है हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है। Question number 14 is what is the moment of energy towards the higher tropic levels and its distribution and loss as heat to the lower tropic levels in the environment. For example, अगर हम tropic levels की बात करेंगे, for example एक tropic level है यहाँ पे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर और प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसी तरह आता है फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये सारी क्या है? ये सारी है ट्रॉपिक लेवल्स। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, यहाँ पे आते हैं प्लांट्स और प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं फॉर यहाँ पे गोट। ठीक है, और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे आ जाते हैं ह्यूमन्स। ठीक है, ह्यूमन्स। तो ये क्या? ये सारी हैं ट्रॉपिक लेवल्स। और यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो है वो रहता है यहाँ पे यूनि डायरेक्शन, यानी कि लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, यानी कि ऐसे, यानी कि हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे कितना एनर्जी मतलब जो हो जाती है फ्लो, वो हो जाती है 10% ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो जाती है क्या? फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल कितनी ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी? 10%। ठीक है, तो इस लॉ को कहते हैं हम 10% लॉ। इसको कहते हैं हम 10% लॉ भी हम इसे कहते हैं, यानी कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, और जो ये एनर्जी फ्लो है ये क्या है? ये यहाँ पे होता है यूनि डायरेक्शनल। क्या होता है? ये होता है यूनि डायरेक्शनल, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन में ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है यहाँ पे एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ये है सी। और ये क्या होता है? और ये होता है नॉन साइक्लिक, और ये होता है नॉन साइक्लिक। ये चीज़ें आपको याद रखनी। ये होता है यूनि डायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक। और कितनी एनर्जी हो जाती है ट्रांसफर? 10% ऑफ द एनर्जी, और इसको कहते हैं हम 10% लॉ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन? व्हाट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन? तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि कितना बायोमास प्रोड्यूस हो जाएगा किसी इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इसका यूनिट जो है यानी कि ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कि एक ईयर में पर स्क्वायर मीटर पे कितने ग्राम्स ऑफ बायोमास जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका यूनिट एक और है, यानी कि किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी कि पर ईयर पर स्क्वायर मीटर में कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, या कितने ग्राम्स ऑफ बायोमास प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्टिविटी की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो ये थे आज के इतने क्वेश्चन 15। और भी क्वेश्चन है इसमें, हम इसके लिए एक और सेशन लाएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, अदरवाइज़ ये लेक्चर जो है बहुत ही लेंथी हो जाएगा। इसमें टोटल हमने तकरीबन 68 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन में लाएंगे। होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट सेशन भी लाएंगे इस पे हम, जिसमें हम बाकी क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।